सेल चैप्टर का जो है एक रिवीजन कर रहे हैं। सेल चैप्टर जो हम लोग पढ़े हैं आज उसका क्वेश्चन आंसर के थ्रू हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। हम क्वेश्चन करेंगे फिर आंसर करना होगा तो फिर हम क्या करेंगे, जवाब देंगे। चलो तो पहला लाइन है, कोशिका सभी सजीवों अथवा जीवन की आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। सभी सजीवों अथवा जीवन की आधारभूत संरचना एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? कोशिका को कहते हैं। किसको कहते हैं? सेल। सेल से मिलकर क्या बनता है? टिश्यू। टिश्यू के ग्रुप को क्या कहते हैं? ऑर्गन। ऑर्गन से क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है? बॉडी। उसके बाद चलो, संसार की सबसे छोटी कोशिका किसको कहते हैं? माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। संसार की सबसे बड़ी कोशिका किसको कहते हैं? शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका किसको कहते हैं? मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका किसको कहते हैं? मस्तिष्क के सेरिबेलम का ग्रेन्यूल कोशिका। संसार की सबसे मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका किसे कहते हैं? मस्तिष्क के सेरिबेलम का ग्रेन्यूल कोशिका। अच्छा बताओ तो मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका कौन है? अंडाणु, ओवा। और मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका पूछ देता हूँ, न्यूरॉन, तंत्रिका। तंत्रिका कोशिका उसी को कहते हैं। अच्छा उसके बाद तुम बताओ, क्या सभी कोशिका का आकार सेम रहता है? सभी कोशिका का आकार और आकृति क्या रहता है? वो डिफरेंट डिफरेंट रहता है। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा क्या कोशिका आकार नहीं बदलता है? कोशिका आकार बदलता है कि नहीं बदलता है? बदलता है। और अमीबा और मनुष्य का WBC कोशिका है, पल पल अपने आकार को क्या करता है? बदलते रहता है, बदलते रहता है। अच्छा उसके बाद बताओ, संख्या के आधार पर कोशिका कितने भागों में बांटा गया है? संख्या के आधार पर कोशिका कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में ना है। जिसमें जिस जीव में एक कोशिका है उसको क्या बोलते हैं? एक कोशिकीय जीव, यूनिसेलुलर। जिसमें एक से अधिक कोशिका है उसको क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर, बहुकोशिकीय जीव। अच्छा सभी दिखने वाला जीव जो है उसको क्या बोलेंगे? बताओ तो, बहुकोशिकीय कि कोशिकीय जीव? अपने लोग दिखता है जितना चीज दिख रहा है, जीव सब जीव जंतु सब जितना दिख रहा है उसमें मल्टी सेलुलर है। जो नहीं दिखता है यूनिसेलुलर। यानी कि सभी सूक्ष्म जीव क्या हो जाएंगे? यूनिसेलुलर। और सभी जीव दिखने वाले जीव क्या हो जाएंगे? मानव बहुकोशिकीय कोशिकीय, कुत्ता बहुकोशिकीय। चलो ठीक है। अच्छा उसके बाद बताओ, अब हम लोग कोशिका का विकास क्रम पढ़ते हैं। कोशिका का डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ? देखो सबसे पहले आया 1590 ईस्वी का बात है। सबसे पहले आया जेड जॉनसन और एच जॉनसन नामक साइंटिस्ट। वो माइक्रोस्कोप का खोज किया। 1590 ईस्वी में कौन आया? जेड जॉनसन और एच जॉनसन नामक साइंटिस्ट ने, नाम से लग रहा दोनों भाई होगा। और उसके बाद वो माइक्रोस्कोप का खोज किया। किसका खोज किया? माइक्रोस्कोप का खोज किया। और माइक्रोस्कोप का खोज होगा तब ना वो देख के देखेगा उसमें क्या है। तब माइक्रोस्कोप का जैसे खोज हुआ उसके बाद क्या हुआ? कोशिका का मार्ग क्या हुआ? अध्ययन का मार्ग खुल गया। उसके बाद 1665 ईस्वी का बात है। उसके बाद आए रॉबर्ट हुक। कौन आए? रॉबर्ट हुक आए, बहुत इंपोर्टेंट साइंटिस्ट। और ये माइक्रोस्कोप अपने द्वारा बनाया माइक्रोस्कोप तो बना दिया। जेड जॉनसन और एच जॉनसन आविष्कार कर दिया था। और ये अपने द्वारा माइक्रोस्कोप बनाया कौन? जेड जॉनसन, रॉबर्ट हुक ने अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप के हेल्प से, सहायता से ये खोजा। किसको खोजा? सेल को देखा। कैसे खोजा? देखो कोशिका का नामकरण भी यही किया था। तुमको पूछा कोशिका का नामकरण सबसे पहले बार कौन किया था? रॉबर्ट हुक। कोशिका खोज कौन किया था? रॉबर्ट हुक। कोशिका खोज रॉबर्ट हुक कब किया था? 1665 ईस्वी में। सबसे पहले माइक्रोस्कोप का आविष्कार कौन किया था? जेड जॉनसन और एच जॉनसन ने। कब किया था? 1590 ईस्वी। 1590 ईस्वी में। संसार की सबसे बड़ी कोशिका कौन है? शुतुरमुर्ग का अंडा। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है? अंडाणु। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन है? मस्तिष्क के सेरिबेलम का ग्रेन्यूल कोशिका। कहीं के स्पर्म मिलता है, शुक्राणु। अच्छा उसके बाद मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर की संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन होगा? संसार की सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। उसके बाद तुम बताओ कौन सी कहते हैं? सभी सजीवों अथवा जीवन की आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाता है? सेल, कोशिका। चलो ये बात हो गया, अपने याद हो गया इतना चीज। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो खोजा था रॉबर्ट हुक, जो कोशिका का खोज किया था रॉबर्ट हुक, सबसे पहले कोशिका खोज किया। अच्छा बताओ तो कौन कोशिका था? मृत कोशिका था कि जीवित कोशिका था? मृत कोशिका था। डेड सेल का खोज किया था रॉबर्ट हुक। कौन सेल का? बोलो। डेड सेल का। अच्छा लिविंग सेल का कौन खोज किया था? एंटोनी ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक बोलते हैं उसको। पूरा नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, हमको भी याद ना है। ल्यूवेनहॉक। क्या? ल्यूवेनहॉक। तो अपन लोग डिस्कस कर रहे हैं ताकि याद हो जाए। याद तो हो रहा है ना? अब चलो, सेल
लेटिन शब्द से बना है। सेल किस शब्द से बना है? लेटिन शब्द से, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? छोटा कमरा। सेल एक लेटिन शब्द से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? छोटा कमरा है। और रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कॉर्क यानी कि पेड़ के छाल में किया। वृक्ष के छाल के टुकड़े में कोशिका का खोज किया था। वृक्ष के छाल को देखा था, टुकड़े को, उसमें सेल का खोज किया था। रॉबर्ट हुक द्वारा खोजा गया पहला कोशिका क्या था? मृत कोशिका था। रॉबर्ट हुक द्वारा खोजा गया कोशिका कैसा कोशिका था? मृत कोशिका था। कैसा कोशिका था? मृत कोशिका। तुमको पूछेगा मृत कोशिका का खोज सबसे पहले कौन किया था? जीवित कोशिका का खोज कौन किया था? ल्यूएन हॉक। ल्यूएन हॉक कब किया था? 1683 ईस्वी में। 1683 का बात है। रॉबर्ट हुक को सेल का खोज कर दिया, डिस्कवरी किया सेल का। 1665 में वो कौन सा डेट पकड़ाया? कौन सा सेल पकड़ाया? डेड सेल। उसके बाद 1683 का बात है, ल्यूएन हॉक आए, लिविंग सेल का खोज कर दिया, यानी कि जीवित कोशिका का खोज किया। सर्वप्रथम जीवित कोशिका, देखो कोशिका का खोज सबसे पहले पूछेगा तो रॉबर्ट हुक, लेकिन जीवित कोशिका का खोज सबसे पहले कौन? ल्यूएन हॉक। ल्यूएन हॉक। ल्यूएन हॉक ने पहले की तुलना में उन्नत अच्छा माइक्रोस्कोप द्वारा जीवित कोशिका के रूप में जीवाणु को देखा, प्रोटोजोआ को, आरबीसी कोशिकाओं को देखा था। ठीक है। उसके बाद 1831 ईस्वी की बात है, 1831 की बात है, रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के मध्य में एक गोलाकार संरचना देखा जिसका नाम क्या दिया था? न्यूक्लियस, केंद्रक। क्या दिया था? केंद्रक। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में कोशिका के मध्य में एक गोल संरचना देखी जिसका नाम उन्होंने केंद्रक रखा, न्यूक्लियस रखा था। या इतना याद हो गया। उसके बाद 1838 टू 1839 के 9 का बात है, इसमें जैकब स्लाइडेन था स्वान ने कोशिका मतवाद सेल थ्योरी प्रस्तुत किया। क्या क्या था? सेल थ्योरी प्रस्तुत किया था, जिसके बाद यह स्पष्ट हो पाया कि प्रत्येक सजीव का निर्माण, प्रत्येक सजीव का शरीर जो है कोशिकाओं से मिलकर बना है। सेल थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कोशिका सिद्धांत दिया कौन? जैकब स्लाइडेन और स्वान ने। कोशिका सिद्धांत कौन दिया? जैकब स्लाइडेन और स्वान ने। कब दिया था? 1838 1839 में। सेल थ्योरी के बाद पता चला कि प्रत्येक सजीव का जो शरीर है ना कोशिकाओं से मिलकर बना है। बोलो किससे मिलकर बना है? सभी, प्रत्येक सजीव का शरीर किससे मिलकर बना है? कोशिकाओं से मिलकर बना है। उसके बाद स्लाइडेन और स्वान के द्वारा प्रस्तुत कोशिका मतवाद सेल थ्योरी की जो बात थी, बहुत सारा बात बताया गया था उसमें, तो प्रमुख बात जो थी, तो प्रत्येक जीव का शरीर एक अथवा अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना, किसी का एक कोशिका से, किसी का एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होता है। एक कोशिका से ही क्या होता है? सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन होकर फिर बढ़ते जाता है, यही ना। प्रत्येक कोशिका अपने आप में एक स्वाधीन इकाई है, परंतु सब कोशिका मिलकर काम करते, सारे कोशिका मिलकर काम करते हैं। ऐसा थोड़ी है यहाँ पे कोशिका काम कर रहा है, यहाँ कोशिका काम नहीं कर रहा है, सब अपना अपना काम कर रहा है। उसके बाद कोशिका की उत्पत्ति जिस भी प्रक्रिया से हो उसमें कोशिका का केंद्रक जो है ना मुख्य भूमिका अदा करती है। केंद्रक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। केंद्रक का क्या रहता है? इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अच्छा तुमको कौन चीज बताओ तो प्रत्येक जीव का शरीर एक अथवा अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ। सेल थ्योरी में ये बात था कि नहीं था? प्रत्येक जीव का सजीव का शरीर किससे मिलकर बना होता है? कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सेल थ्योरी कब प्रस्तुत किया था? 1838 1839 के बीच में। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का खोज कब किया था? 1831 ईस्वी में। सबसे पहले जीवित कोशिका खोज कौन किया था? ल्यूएन हॉक। मृत कोशिका का रॉबर्ट हुक। सबसे पहले कोशिका खोज कौन किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? रॉबर्ट हुक ने। कहाँ देखा था वो? पेड़ की छाल में। कोशिका कौन शब्द है? लैटिन शब्द है कि कौन शब्द है? लैटिन शब्द है। अच्छा कोशिका सेल का अर्थ क्या होता है लैटिन भाषा में? इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? छोटा कमरा। क्या होता? छोटा कमरा। उसके बाद 1839 ईस्वी में पुरकिंजे नामक साइंटिस्ट ने कोशिका में पाए जाने वाले अर्धतरल एवं दानेदार पदार्थ को जीवद्रव नाम दिया। जीवद्रव नाम दिया। फिर 1846 में पुरकिंजे के बाद वनमोल ने कोशिका में पाए जाने वाले जीवद्रव की खोज किया। उसके बाद 1855 ईस्वी में एक साइंटिस्ट था रुडोल्फ विर्चो। क्या था? रुडोल्फ विर्चो। वो बताया, बहुत अच्छा बात बताया, वो बताया नए कोशिका का निर्माण जो है ना पहले मौजूद कोशिकाओं के विभाजन के फलस्वरूप होता है। नए कोशिका का निर्माण जो है ना पहले मौजूद कोशिकाओं के विभाजन के फलस्वरूप होता है। तुमको पूछे किसने बताया कि नए कोशिका का निर्माण, नया कोशिका जो बनता है पहले से उपस्थित कोशिकाओं के विभाजन के फलस्वरूप होता है? क्या बोलेंगे? रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो ने बताया। कब बताया? 1855 में। 1855 में बताया। उसके बाद 1861 में आया मैक्सुल्ज। मैक्सुल्ज बताया कि कोशिका को जीवद्रव का एक पिंड बताया। कोशिका को जीवद्रव का क्या बताया? एक पिंड बताया। तुमको पूछे कोशिका को जीवद्रव का एक पिंड किसने बताया? मैक्सुल्ज ने। मैक्सुल्ज ने कितना में? 1861 ईस्वी में। उसके यही इसका जो थ्योरी है, यही मत जो है प्रोटोप्लाज्म थ्योरी कहलाया। इसका क्या कहलाया? प्रोटोप्लाज्म थ्योरी कहलाया। उसके बाद 1931 का बात है।
1931 का बात है। एमनोल और यूरेस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज कर दिया था। 1931 में एमनोल और यूरेस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रो, देखो माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज किया ही, उससे तकरार हो गया ही है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज किया ही, इसके बाद कोशिका में काफी तीव्र गति से अनुसंधान होने लगा, बहुत सारा तीव्र गति से अनुसंधान होने लगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से के खोज होने के बाद। अभी तक हम लोग क्या देख, कोशिका का विकास क्रम में कैसे कैसे देखे, बताओ तो, याद है तो? 1590 में कौन आया था? एच जॉनसन और जेड जॉनसन ने आविष्कार कर दिया था माइक्रोस्कोप का। उसके बाद रॉबर्ट हुक बाबा आए 1665 ईस्वी में, क्या किया रॉबर्ट हुक? कोशिका का खोज कर दिया। खोजा कैसा कोशिका था? मृत कोशिका। कौन शब्द है कोशिका? लैटिन शब्द, इसका अर्थ क्या होता है? छोटा कमरा होता है। उसके बाद कौन चीज कहते हैं, कहाँ खोजा था? पेड़ की छाल में। उसके बाद कौन आया था 1683 ईस्वी में? कौन आया था? ल्यूवेनहॉक ने वो जीवित कोशिका खोज कर दिया था, जीवाणु सब देख के। उसके कौन चीज कहता है 1831 ईस्वी में? क्या रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का खोज कर दिया था। 1839 में सेल थ्योरी दिया था जेकब स्लाइडेन और स्वान ने। उसके बाद ही पता चला कि प्रत्येक सजीव का शरीर जो है ना कोशिकाओं से मिलकर बना है, और बहुत सारा बात था इसमें। उसके बाद कौन चीज कहते हैं 1839 में पुरकुंजे ने कोशिका में पाए जाने अलग अलग पदार्थ को क्या कहा था? जीव द्रव। उसके बाद 1855 में रुडोल्फ विर्चो नामक साइंटिस्ट आए तो बता दिया था, क्या होता था? नए कोशिका का निर्माण जो है ना पहले मौजूद कोशिकाओं के विभाजन से ही होता है। उसके बाद 1861 ईस्वी में रुडोल्फ मैक्सुल्ज आए। सुल्ज क्या बताया था? कोशिकाओं को जीव द्रव का एक पिंड बताया, या मत इसका क्या कहलाया था? प्रोटोप्लाज्म थ्योरी, प्रोटोप्लाज्म थ्योरी कहलाया। उसके बाद 1931 ईस्वी में एमनोल और यूरेस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज कर दिया। खत्म। इतना बात याद रखना है इस कोशिका के संदर्भ में। डेवलपमेंट ऑफ सेल के बारे में इतना बात याद रखना है। कहाँ से? 1590 से लेकर 1931 तक में कौन कौन चीज हुआ था, क्या हुआ था, याद रहेगा कि नहीं रहेगा टोटल। अब स्ट्रक्चर ऑफ सेल, कोशिका की संरचना। कोशिका क्या करेंगे? संरचना के बारे में। कोशिका को मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक बांटा कोशिका झिल्ली जो बाहर वाला होता है, उसके बाद अंदर में जो रहता है जीव द्रव। क्या है? जीव द्रव। जीव द्रव को पुनः दो हिस्सों में विभक्त किया जाता है, कोशिका द्रव और केंद्रक। कोशिका द्रव और केंद्रक में। अब देखो कोशिका द्रव में ढेर सारी संरचनाएं पाई जाती है। कोशिका द्रव जैसे सेल हो गया, जैसे सेल हो गया, सेल जैसे पेन है, उनको पेन लेते हैं। जैसे देखो ये जैसे ये क्या है तुम्हारा? सेल है मान लेते हैं। सेल के अंदर क्या है? क्या है? सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन है ना ये कोशिका झिल्ली चारों बगल का जो है। उसके इसके बीच में जो संरचना है ये बहुत कोशिका द्रव। क्या है? कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म। अब इसमें ढेर सारी संरचनाएं होती है। कोशिका द्रव में ढेर सारी संरचनाएं मौजूद रहती है, और जो जिसको दो भाग में बांटा गया है, जिसको दो भाग में। कोशिका द्रव में ढेर सारी संरचनाएं पाई जाती है जो दो प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं ऑर्गेनोइड्स। क्या बोलते हैं? बोलो ऑर्गेनोइड। दूसरा बोलते हैं मेटाप्लास्ट। हाँ, ऑर्गेनोइड जिंदा संरचना है, जिंदा सजीव, उसमें जान होता है। और मेटाप्लास्ट एक निर्जीव संरचना है। मेटाप्लास्ट कैसा संरचना है? निर्जीव संरचना। तुमको पूछेगा, हम क्वेश्चन कर रहे हैं, साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले जीवित रचनाओं का क्या नाम है? क्या बोलेंगे? ऑर्गेनोइड्स। निर्जीव रचना का क्या नाम है? मेटाप्लास्ट। अच्छा बताओ, जीव द्रव्य रचना के अंतर्गत इसमें जीव द्रव्य रचनाएं क्या होती है? जीव द्रव्य रचनाएं हिंदी में बोलते हैं, ऑर्गेनोइड्स इंग्लिश में बोलते हैं। बायोलॉजी में इंग्लिश हिंदी दोनों याद रखना है। वो इन्हें बोलेगा, ऑप्शन में देगा जीव द्रव्य संरचनाएं, डायरेक्ट देगा बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनोइड्स के अंतर्गत आता है। अब देखो तो ऑर्गेनोइड्स पता नहीं बच्चा को, दिक्कत कर जाएगा। अब देखो इसके अंतर्गत जीवित रचनाएं आते हैं। ऑर्गेनोइड्स के अंतर्गत क्या आते हैं? जीवित रचनाएं आते हैं। और इसमें अब जीवित है तो बढ़ने और विभाजन करने की क्षमता होगी कि नहीं होगी? होगी, स्वाभाविक बात है। इसके अंतर्गत कौन कौन स्ट्रक्चर आता है, कौन कौन रचना आता है, इसको याद रख लेना है। इसको क्या कर लेना है? याद रख लेना है। जैसे सेंट्रोसोम, मतलब जो इंपोर्टेंट है सब इसी में आता है ऑर्गेनोइड्स में। सेंट्रोसोम, राइबोसोम, लवक, लाइसोसोम, अंतःप्रद्रवजालिका, माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी का है। सेंट्रोसोम, राइबोसोम, लवक प्लास्टिड, लाइसोसोम, अंतःप्रद्रवजालिका के लिए नाम क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। माइटोकॉन्ड्रिया सूत्रकणिका भी कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका भी नाम है माइटोकॉन्ड्रिया का। हाँ, सूत्रकणिका। अब उसके बाद गोल्जी बॉडी। ये सारा संरचना ऑर्गेनोइड्स के अंतर्गत आता है। अब बोलो क्वेश्चन कैसे देगा? निम्नलिखित में से बताइए कि कौन ऑर्गेनोइड्स है, कौन नहीं है। ऑप्शन हम दे रहे हैं, बताओ निम्नलिखित में से कौन ऑर्गेनोइड्स नहीं है। जैसे राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, राजधानी। राजधानी नहीं है। राजधानी एक
निर्जीव संरचना है जिसको मेटाप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटाप्लास्ट कहते हैं। तो तुमको यहाँ से याद रखना चाहिए सेंट्रोसोम, राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, प्लास्टिड और कौन था ये अंतःप्रद्रव जालिका, ये सारा क्या है? ऑर्गेनोइड्स के अंतर्गत आता है। जीवित संरचनाएं होती है और उसमें बढ़ने तथा विभाजन करने की क्षमता पाई जाती है। और उसके बाद मेटाप्लास्ट, मेटाप्लास्ट में निर्जीव संरचनाएं होती है। क्या निर्जीव संरचना में बढ़ने और विभाजन करने की क्षमता पाई जाएगी? नहीं पाई जाएगी। और इसके अंतर्गत कौन कौन आता है? रसधानी आता है। तो मेन तो रसधानी है ना, उसके बाद तो इम्पोर्टेंट तो ये यही सब स्ट्रक्चर था। एगो रसधानी याद रख लेना है मेटाप्लास्ट, उसके बाद वसाकण, प्रोटीन, ग्लाइकोजन, पीट आदि सभी सब मेटाप्लास्ट के अंतर्गत आता है। कोई दिक्कत? यहाँ तक मेटाप्लास्ट ऑर्गेनोइड समझ गई। आगे बढ़ते हैं, आगे चलो हम लोग अब एक एक टॉपिक को देखते हैं। हम लोग थोड़ा सा देखना है। आज हम लोग पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, इतना देखना हम लोग को। क्वेश्चन के थ्रू पढ़ रहे हैं, पूछना कल से और पढ़ के आना है ताकि जवाब दे, पूछा पूछी होगा ये, और कुछ नहीं। थोड़ी पढ़ाई थोड़ी हो रहा है, ये डिस्कशन हो रहा है। डिस्कशन मतलब हम पूछेंगे, आंसर निकलना चाहिए बस, और कुछ नहीं। और समझे ना, यही साइंस सगरे। सेल मतलब सेल, सबके लिए बराबर। अब देखो सेल है ना तुम्हारे सिलेबस में, हाँ सेल पढ़ना, बात खत्म। सेल मेम्ब्रेन में जैसे तुमको कल कुछ आज तुमको बता भी रहे हैं ये होता है, लेकिन तुमको कल खाली डायरेक्ट अपना लोग क्वेश्चन आंसर के थ्रू पूछेंगे। हम पूछेंगे, तुम जवाब नहीं देगी, फिर आंसर बताएंगे हम, इसका आंसर ये होगा। ठीक, अब देखो सेल थ्योरी, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। सबसे पहले कोशिका झिल्ली जो है ना, प्रत्येक कोशिका के चारों ओर बहुत ही पतली, जीवित, मुलायम और लचीली झिल्ली होती है। जीवित, मुलायम और लचीली झिल्ली होती है प्रत्येक सेल के चारों ओर, उसको ही नाम दिया गया क्या? कोशिका झिल्ली। और ये कोशिका झिल्ली 75 एंगस्ट्रॉम मोटा होता है। कोशिका झिल्ली कितना एंगस्ट्रॉम मोटा होता है? 75 एंगस्ट्रॉम क्या होता है? मोटा होता है, मोटाई में। और कोशिका झिल्ली कोशिका को दूसरी कोशिका तथा बाहरी वातावरण से क्या करती है? अलग रखती है। मान लो ये सेल है, ये सेल है, तो कोशिका झिल्ली है ना, ये दोनों को अलग रख रहा है, और बाहरी वातावरण से भी क्या करता है? इसको अलग बचा कर रखता है। कोशिका झिल्ली कितना एंगस्ट्रॉम मोटा? 75 एंगस्ट्रॉम मोटा। कोशिका झिल्ली को अर्धपारगम झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या चयनात्मक पारगम, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है, होता है। ये कोशिका झिल्ली नेचर में कैसा होता है? अर्धपारगम झिल्ली होती है या चयनात्मक पारगम झिल्ली होती है, क्योंकि इस झिल्ली से होकर कुछ ही पदार्थ कोशिका के अंदर बाहर जा सकते, आ सकते, ऐसा नहीं सब घुस गया। कुछ ही पदार्थ कोशिका के अंदर आ सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, इसलिए इसको सेलेक्टिव मेम्ब्रेन कहा गया। क्या? सेलेक्टिव मतलब चयनात्मक, चयन करेगा इसको हमको अंदर लेना है कि नहीं लेना है, समझ ना। एक अर्धपारगम झिल्ली, कोशिका झिल्ली कैसा झिल्ली है? अर्धपारगम और चयनात्मक झिल्ली है। उसके कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, याद रखना। कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की बनी, लिपोप्रोटीन की बनी होती है। इसका 2 परत प्रोटीन का होता है और बीच में 1 परत वसा होता है। वसा मतलब लिपिड का होता है। कोशिका झिल्ली के संबंध में तरल मोजाइक मॉडल सिंगर निकोलसन ने दिया था। तुमको याद रखना, कोशिका झिल्ली के संबंध में तरल मोजाइक मॉडल किसने दिया था? सिंगर और निकोलसन ने दिया था। कोशिका झिल्ली का काम क्या है? देखो, यह कोशिका को निश्चित आकृति देता है, कोशिका के भीतरी संरचनाओं को बाहरी आघात से बचाता है, बिल्कुल बाहरी आघात से नहीं बचाएगा। यह कोशिका के अंदर जाने और बाहर आने वाले पदार्थ पर नियंत्रण रखता है। एक कोशिकीय जीवों में कोशिका झिल्ली द्वारा ही, एक कोशिकीय जीव में कोशिका झिल्ली द्वारा सीलिया, फ्लैजिला, फुटपाथ, अमीबा में फुटपाथ का निर्माण होता है। किससे? कोशिका झिल्ली द्वारा ही। कोशिका द्वारा होने वाले प्रासरण या विसरण, प्रासरण हो, आगे पढ़ेंगे प्रासरण हो कि विसरण हो, किसके द्वारा संपन्न होगा? कोशिका झिल्ली के द्वारा ही संपन्न होता है। ये सब इसका क्या है? काम। तुमको क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछेगा? बोलो, कोशिका द्वारा होने वाला प्रासरण और विसरण क्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है? कोशिका झिल्ली के द्वारा, सेल मेम्ब्रेन के द्वारा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिल जाएगा तो वो मार दो। चलो कोशिका झिल्ली से रिलेटेड कुछ बात पूछते हैं, बताओ किससे बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली के संबंध में तरल मोजाइक मॉडल किसने दिया था? सिंगर और निकोलसन ने दिया था। कितना एंगस्ट्रॉम मोटा होता है? 75 एंगस्ट्रॉम मोटा होता है। सेल के सबसे बाहरी वाले परत को क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। कोशिका झिल्ली कौन झिल्ली है? अर्धपारगम झिल्ली। और कौन झिल्ली है? चयनात्मक झिल्ली है। क्या सब पदार्थ बाहर अंदर कर सकता? नहीं। अच्छा बताओ, विसरण और प्रासरण क्रिया किसके द्वारा होती है? कोशिका झिल्ली के द्वारा। खत्म कहानी। अब देखो उसके बाद है सेल वॉल। क्या है? सेल वॉल, कोशिका भित्ति। देखो ये क्या, कोशिका भित्ति जंतु में पाई जाती है? जंतु में नहीं, प्लांट में। ये प्लांट का है, ये जंतु में नहीं पाया जाता है, एनिमल में। पौधे तथा कवक में, पौधा और कवक में कोशिका भित्ति पाई जाती है, ये जंतु समय नहीं पाई जाती है। तो पौधे और कवक में कोशिका झिल्ली के बाहर एक और परत होती है। कोशिका झिल्ली तो ऐसा नहीं कोशिका झिल्ली नहीं होता है,
पौधा और कवक में कोशिका झिल्ली के अलावा एक और परत होती है ऊपर से, उसको क्या बोलते हैं? सेल वॉल, कोशिका भित्ति। और उसके बाद कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली की तरह न तो जीवित झिल्ली है और न ही अर्धपारगम झिल्ली है, ये एक जीवित झिल्ली है। कोशिका झिल्ली एक जीवित झिल्ली है और ये अर्धपारगम झिल्ली है। लेकिन क्या कोशिका भित्ति अर्धपारगम झिल्ली है? नहीं। जीवित झिल्ली है? नहीं। उसके बाद कोशिका भित्ति 3 परतों का बना एक मोटी झिल्ली होती है, भित्ति होती है। कोशिका भित्ति 3 परतों का बना एक मोटी भित्ति होती है। पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोज तथा हेमीसेलुलोज की बनी होती है। तुमको यहाँ क्वेश्चन पूछेगा पौधों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेलुलोज और हेमीसेलुलोज की बनी होती है। और कवकों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? काइटिन और हेमीसेलुलोज की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी? काइटिन और हेमीसेलुलोज। पौधा का सेलुलोज और हेमीसेलुलोज दोनों है। पौधा का कोशिका भित्ति की सेलुलोज से, कवक का काइटिन से। याद रह जाए, कवक का कोश से कवक, कोश से काइटिन, कोश से कवक, कोश से काइटिन। ये पौधा क्या होगा? सेलुलोज से बना होता है। अब इसका भी कार्य होगा, ये भी तो सुरक्षा प्रदान करेगा ना। कोशिका भित्ति पौधे के कोशिका की रक्षात्मक परत है जो कोशिका को निश्चित आकार, मजबूती और सुरक्षा प्रदान करती है, कोशिका भित्ति। और यह कोशिका को सूखने से बचाती है एवं विभिन्न कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य करता है। कोशिका भित्ति एक निर्जीव संरचना है। कोशिका झिल्ली एक जीवित संरचना है, कोशिका भित्ति एक निर्जीव संरचना है जो पारगम होता है। कोशिका भित्ति क्या होती है? पारगम्य होती है। कोशिका झिल्ली क्या होती है? अर्धपारगम होती है। ये क्या होती है? पारगम्य होती है, याद रखना। और कोशिका झिल्ली को सुरक्षा प्रदान करता है। अच्छा तुम बताओ, कोशिका झिल्ली के बाहर है कोशिका भित्ति, सुरक्षा कौन करेगा? कोशिका भित्ति है ना, सिंपल बात। अगला है साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। जीव द्रव्य का वह भाग जो केंद्रक तथा कोशिका झिल्ली के मध्य रखता है। केंद्रक होगा उसमें गोलाकार संरचना, उसके झिल्ली होगा, इसके बीच जो भी इसका लिक्विड पदार्थ रहेगा उसको क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। तो जीव द्रव्य का वह भाग जो केंद्रक तथा कोशिका झिल्ली के मध्य होता है उसे कोशिका द्रव्य कहा जाता है। कोशिका द्रव्य रंगहीन अर्धपारदर्शक अर्धतरल पदार्थ है। रंगहीन अर्धपारदर्शक अर्धतरल पदार्थ है। यह एक प्रकार का क्लोराइड निलंबन सब पर ना वो सब। और उसके 80% इसमें क्या होता है? जल होता है कोशिका द्रव्य में। और जल के अलावा जीव द्रव्य बोलो कि कोशिका द्रव्य में लगभग 30 तत्व पाए जाते हैं, जिसमें मुख्य तत्व है ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन मुख्य है। कोशिका द्रव्य में कई जीवित तथा कार्य करने वाले रचनाएं मौजूद रहती है जिसे कोशिका अंगक कहते हैं। कोशिका द्रव्य में ढेर सारी संरचना यानी अंग पाए जाते हैं, अंग होते हैं, ऑर्गेनल होते हैं, उसको बोलते हैं सेल ऑर्गेनल। क्या बोलते हैं? सेल। कोशिका द्रव्य में कई जीवित और कार्य करने वाले ऑर्गेनल पाए जाते हैं, अंग पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं सेल ऑर्गेनल। कोशिका अंगक क्या कहते हैं? कोशिका अंगक कहते हैं उसको। और कोशिका अंगक में कौन कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना हो जाएगा, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, ये सारा जितना है सब पाया जाता है अंदर में। जैसे ना अंतःप्रद्रव जालिका है, कौन सी कहते हैं? राइबोसोम है, गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक है, ये सारा चीज जो है, तारक का है, राजधानी, केंद्रक, ये सब जितना ये सब चीज है कोशिका द्रव्य के अंदर। तो ये सब चीज को हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। टोटल चीज याद हो रहा है ना? ये सब इसको याद करके लाना है। अपन लोग को कम पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़ना है।